हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल इनकम पार्ट 3 लेकर आए हैं। कल की क्लास थोड़ा पहले हमने ड्रॉप कर दिया था, बट उसी से आगे आज हम शुरू करेंगे। देखिए, कभी कभी कुछ अर्जेंट वर्क आ जाते हैं, तो कल ऐसा कुछ काम आ गया था, इसलिए मैंने ड्रॉप किया था क्लास को। तो आज हम आपको फैक्टर कास्ट पढ़ा रहे थे। तो फैक्टर कास्ट में हमने क्या बताया था आपको? मैंने जीडीपी 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 एफसी की बात की थी। तो जीडीपी एफसी को क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक domestic product and factor cost, प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये बोलेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये बोलते हैं हम इसको। तो ये होता क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ है, मार्केट प्राइस तब होता है किसी भी कंट्री में, दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ। मार्केट प्राइस में जो भी फाइनल कंजप्शन के लिए चीज़ें तैयार होती हैं, बाजार की कीमत के आधार पे उन्हें मार्केट प्राइस जीडीपी एमपी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? जीडीपी जीडीपी एफसी जीडीपी एफसी इजकल टू होगा जीडीपी एमपी, ये हो गया। अब एमपी कब बनता है? जब इसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दे, तो ये बनेगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है ये भी जानना होगा। नेट इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस इन डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये कर लेंगे हम, तो ये निकल आएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बैट के रूप में लगता है, सब पर इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज होता है, ये आपने देखा ही कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, बैट के रूप में लगता है। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी जो है कास्ट प्राइस को कम कर देती है, और सब्सिडी सरकार इसीलिए देती है, जैसे ट्रैक्टर पे, फर्टिलाइजर पे। लेकिन सब्सिडी देने का जो फायदा रियल में जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। एक फर्टिलाइजर पर अपने सब्सिडी दी, तो फर्टिलाइजर मैक्सिमम जो यूज करता है उसको फर्टिलाइजर सब्सिडी का फायदा होगा, मैक्सिमम यूज करने वाले को। जो मिनिमम यूज करता है उसको तो कम फायदा होगा। आपने गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी, अब एक व्यक्ति 2 महीने में एक गैस सिलेंडर यूज करता है, तो गैस सिलेंडर सस्ता होने से फायदा वो ज़्यादा उठाएगा जो गैस सिलेंडर ज़्यादा यूज करता है। इसीलिए कैश सब्सिडी सिस्टम लाया गया। शुरुआत में उसकी आलोचना हुई कि ये फेल हो जाएगा, अलग अलग ओपिनियन आते हैं। भले ही अच्छा काम हो, बट क्रिटिसिज्म उसका जरूर होगा। लेकिन टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये प्रूफ हो गया कि ऐसा नहीं होगा। जो भी आया, क्या नाम है, कैश सब्सिडी सिस्टम, अकाउंट में पैसे डाल दिए, गैस सिलेंडर का दाम मार्केट रेट पे रहने दिया। अब 500 रुपये आपने गैस सिलेंडर वाले के अकाउंट में डाला, मार्केट रेट 1000 है तो उतना ही रहने दिया। अगर आप उस पर छूट दे देंगे तो जो ज़्यादा सिलेंडर यूज करेगा ज़्यादा फायदा उठाएगा। कैश सब्सिडी से तो उसी को फायदा मिला जिसके अकाउंट में आपने पैसे दिए। तो सरकार के कुछ ऐसे कदम हैं जिससे अब ये लग रहा है कि आने वाले जो टाइम है उसमें सरकार के डिसीजंस काफ़ी अच्छे होंगे, और इस तरीके के डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ऐसे ही फैसले लेने चाहिए कि सबको फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से ये एमपी जो है और एफसी का रिलेशन इसी से प्रूफ होता है। तो एफसी क्या है? फैक्टर कास्ट है। फैक्टर कास्ट क्या है? जो लागत आती है, जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उस सबकी अपनी कास्ट होती है, और जो कास्ट होती है उसी को एफसी बोलते हैं। आल कुछ भी हम प्रोड्यूस करें, सबकी अपनी कास्ट है, लागत है। तो प्रोड्यूस करने वाली हर चीज़ की कास्ट है तो उसी को एफसी, और जब उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर दो तो एमपी हो जाता है। एक सिंपल सी बात यह है। दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड पे, जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी इसको बोलेंगे ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये है। अब जीएनपीएफसी इज इक्वल टू हुआ जीएनपीएमपी, मार्केट प्राइस। इसमें से क्या माइनस होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट, ये टैक्सेस इसमें से आप माइनस कर दीजिए। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब माइनस कर दोगे तो जो एमपी था वो एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एफसी आ जाएगा, जीएनपीएफसी प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जैसे हम हटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। इसके बाद फिर हमारा आता है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी एनडीपीएफसी का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? एनडीपी एमपी एनडीपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये माइनस कर दीजिए तो एफसी आ जाएगा, एनडीपीएफसी। ठीक है, यहाँ तक आप फार्मूले को जान गए कि एनडीपीएफसी कैसे पता करते हैं, ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चौथे नंबर पे, ये फोर्थ, एनएनपी एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने नॉमिनल इनकम एनएनपीएमपी को तो जान लिया, लेकिन एनएनपीएफसी ही रियल नेशनल इनकम है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ये हो गया एनएनपीएफसी। ठीक है, फैक्टर कास्ट एनएनपीएफसी हो गया। अब एनएनपीएफसी को कैसे निकालते हैं? एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये माइनस कर दीजिए। तो एनएनपीएफसी ये हमारा क्या है? एनएनपीएफसी इज द रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम है ये, इसी को बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका इंडिकेटर क्या है? तो उसका इंडिकेटर है रियल पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम, ये इंडिकेटर है। रियल पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा? रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, इससे अपान टोटल पॉपुलेशन, अपान टोटल पॉपुलेशन, इससे डिवाइड कर दो तो ये निकल आता है। तो ये हमारे बहुत काम की बात है कि हम ये जाने कि हमारा नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है और हमारी रियल नेशनल इनकम क्या है। तो हमने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि रियल नेशनल इनकम क्या है और प्रेजेंट टाइम में रियल पर कैपिटा इनकम ही इंडिकेटर है। सपोज दैट अगर मान लो अंबानी की इनकम बढ़ जाती है तो बट नेचुरल है कि आर्थिक वृद्धि देश की हो गई, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के जीवन में तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बात समझने वाली है कि कुछ लोगों की इनकम बढ़ने से कंट्री इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन सबकी इनकम क्या बढ़ी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बात भी हमें समझना होगा। इसके बाद हम आते हैं, एक होता है हमारा पीआई। पांचवें नंबर पे आज की क्लास में हम ले लेते हैं पीआई। पीआई को बोलते हैं पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम पीआई इज इक्वल टू होता है डीपीआई प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, डीपीआई प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, ये होता है। इसको ऐड कर दो। अब डीपीआई का ही निकालना है। डीपीआई का क्या होता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इक्वल टू होगा पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ये हो जाएगा। कि डिस्पोजेबल इनकम कब निकलेगी? जब डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो इनकम आती है वो डिस्पोजेबल होती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत
बेस्ट फार्मूला है, जहाँ रट्टा कर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको समझ आया जाएगा कि निजी आय जो पर्सनल इनकम है वो व्यय करने योग्य आय से डायरेक्ट टैक्स माइनस करके आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आता है हमारा पीपीपी क्या होता है। पीपीपी, पीपीपी 3 है, दूसरे नंबर पे भी पी। यह है परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, पैरिटी थ्योरी, पैरिटी थ्योरी, ओरिजिनेट बाय गुस्टो कैसल, ओरिजिनेट बाय गुस्टो कैसल। इस थ्योरी को दिया था गुस्टो कैसल ने, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को। ये पीपी क्या है, देखिए एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा की परचेजिंग पावर अलग अलग होती है। जैसे डॉलर और रुपए की परचेजिंग पावर में अंतर है। तो गुस्टो कैसल ने एक बात कहा कि सारे गुड्स जो हैं बाजार में बिकते हैं, लेकिन मुद्रा का भी अपना मूल्य होता है, वो भी बिकती है। और इनडायरेक्टली अगर देखो जीएम केन्स के शब्दों में, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुद्रा का प्राइस ही है, मुद्रा का प्राइस ही है। कोई आपसे पैसा लेता है, उस पर वो ब्याज देता है, तो ये क्या है, ब्याज, ब्याज मुद्रा की वैल्यू ही तो है। तो ये किन्स कहता है। तो पीपी जो है परचेजिंग पावर की वजह से दुनिया के हर देश की मनी वैल्यू अलग अलग होती है। और इसी को गुस्टो कैसल ने पीपी में डिफाइन किया कि कभी कभी ये होता है कि हम अमेरिका की जीएनपी और इंडिया की जीएनपी से कंपेयर करेंगे, तो अमेरिका की जीएनपी डॉलर में होगी और इंडिया का रुपये में होगी। एक व्यक्ति इंडिया में 50,000 रुपये कमाता है और वहाँ 50,000 डॉलर, तो दोनों को कंपेयर करोगे बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, बिग गैपिंग। तो इसीलिए पीपी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है एक पीपी, ठीक है। और तीसरा पीपी है पैसा, पॉलिटिक्स एंड पावर। यहाँ पर है पैसा, पैसा, पॉलिटिक्स एंड पावर, ये भी एक पीपी है, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इस पीपी का नाम पब्लिक प्राइवेट, तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। तो पीपी के 3 मतलब हो गए, ठीक है। तो एक पीपी जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गुस्टो कैसल की थ्योरी। इस दुनिया की हर वस्तु को मुद्रा खरीदती है, लेकिन मुद्रा का भी मूल्य होता है और मुद्रा भी बिकती है बाजारों में। ऐसी कोई मुद्रा नहीं जो बिकती नहीं बाजारों में, अकॉर्डिंग गुस्टो कैसल सब बिकता है। लेकिन कभी कभी आता है कि जो परचेजिंग पावर है मुद्रा का वो फिक्स है, आईएमएफ में फिक्स है, लेकिन आरबीआई में फिक्स नहीं। इसीलिए यहाँ पर आप देखो जितने भी मनी एक्सचेंज काउंटर होते हैं, कोई कहता है मैं डॉलर 55 में लूँगा, कोई कहता है 60 में लूँगा, कोई कहता है नहीं 40 में दे तब लूँगा। तो मार्केट में परचेजिंग पावर इसकी फिक्स नहीं होती, लेकिन आईएमएफ और आरबीआई में इसकी परचेजिंग पावर फिक्स रहती है। तो जब आप विदेश से कोई करेंसी लाते हो और आरबीआई एक्सचेंज सेंटर पे जाते हो, तो वहाँ एक फिक्स रेट है, लेकिन मार्केट में फिक्स रेट नहीं है। जो मनी एक्सचेंजर हैं वो मनी बदल देंगे, लेकिन एक रेट पर नहीं लेंगे। तो ये हमने इसके फार्मूलेस पर डिस्कस कर लिया। अब फार्मूले के बाद इसके ऊपर की क्या बात है उस पर हम चलते हैं। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अगर हम लें तो दुनिया में सबसे तेज अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की थी, और हमने अपने स्टेटमेंट में कई बार ये कहा कि 1% पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 4% जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर 2% है तो जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर हो, तभी लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा और चीज़ें तेजी से आगे बढ़ेंगी, बेरोजगारी दर खत्म होगी। लेकिन अगर इससे कम है तो बेरोजगारी दर वहीं की वहीं बनी रहेगी, नहीं खत्म होगी। तो जीडीपी 8% से इंडिया की हमेशा ज़्यादा हो, तभी यहाँ के लोगों को फायदा सीधा जीडीपी का मिलेगा। इको सारे जान लेते हैं, बस जीडीपी जीएनपी में रिलेशन नहीं जान पाते, किताबें रट के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देते हैं। तो इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे टेक्निकल बात आप जाने तो इसका एक फ़ायदा हो सकता है कंट्री को और आपको, अगर टेक्निकल बात नहीं जानते तो नहीं हो सकता। अब आते हैं हम जीडीपी ग्रोथ पर। जीडीपी ग्रोथ क्या है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी ग्रोथ ये हुआ। जीडीपी ग्रोथ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा पहले
कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है। प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये है नंबर 2। नंबर 2 है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और नंबर 3 है हमारा टर्सरी सेक्टर। ये अब जीडीपी को समझने के लिए क्या करना होगा, सपोज देन ये 4% हो, ये हमारा 8% की ग्रोथ हो, और ये हो हमारा 12% की ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ निकालेंगे, कैसे आएगा, 4 + 8 + 12/3, तो 24/3 निकाला है जीडीपी 8%। तो जीडीपी ग्रोथ को हम इस तरह निकालते हैं कि तीनों सेक्टर की ग्रोथ ले लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमने ये 12th 5 ईयर प्लान तक देखा कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो है, जीडीपी ग्रोथ है, बट पॉवर्टी राइज हो रही है। रीजन क्या है पॉवर्टी राइज होने का, सपोज इन प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर ये आता है, यहाँ पे आती है इंडस्ट्री, और यहाँ पे क्या आता है, सर्विस, यहाँ पे आती है सर्विसेज, ये आती है। अब इसकी ग्रोथ घटकर हो जाए 2%, इसका हो जाए 12%, इसका हो जाए 14%, तो फिर क्या होगा जीडीपी ग्रोथ। तो हम यहाँ पे 12 2 + 12 + 14 कर देंगे और बाई 3 कर देंगे, तो ये 28 हो गया, 3 से किया आपने, तो जीडीपी ग्रोथ आ गया 9%। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ ग्रोथ 2% हो गई, घट गई, तो जस्ट आधे लोगों को और बेरोजगार कर देगी। तो प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ घटने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगा। तो इस तरह से हम जीडीपी ग्रोथ को समझ सकते हैं। किताबों में हम रटते हैं उसको, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हम उसको ठीक से समझ ना पाएँ। तो जीडीपी ग्रोथ का ये कॉन्सेप्ट है निकालने का। अब आता है कि दुनिया में आज डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर हैं वो केवल पैसा नहीं है। अब पैसा, एजुकेशन, हेल्थ तीनों है। आज 3 इन 1 की ज़रूरत है। केवल आप पैसे वाले हैं, हेल्थ नहीं सही रहता, एजुकेशन नहीं है, तो भी आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं हैं। नॉर्वे देखो, ये एस डी इंडेक्स में सबसे ऊपर है। आपके देश में केरल है एस डी इंडेक्स में सबसे ऊपर, जहाँ महिलाएं सबसे अधिक वर्क प्लेस पर काम करती हैं और पुरुषों से ज़्यादा उनकी संख्या भी होती है। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पुरुष से ज़्यादा महिला वर्किंग है। भारत के और सभी राज्यों में पुरुष ज़्यादा वर्किंग, महिलाएं कम हैं। तो महिला जिस देश में ज़्यादा वर्किंग हो, देश रिच हैं, चाहे वो जापान ले लो, जर्मनी ले लो, फ्रांस ले लो। और जहाँ पे पुरुष ज़्यादा वर्किंग है वो देश गरीब है। और हमारी मानसिकता में हमेशा ये रहता है कि महिलाओं को काम नहीं करने देना है, बाहर कहीं नहीं जाने देना। सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक महिला वर्क करती पूरी दुनिया में, और सर्विस सेक्टर से नेशनल इनकम में 70% तक आता है। और बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी दुनिया में मेल वर्क करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर से पार्ट ऑफ नेशनल इनकम सबसे कम आती है। और फिर भी हम महिलाओं को काम नहीं करने देते, हम सोचते हैं हम ही सब कुछ करते रहें, इन ये काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। अगर आपको एक विकसित देश बनना है और विकसित देश के रास्ते पर जाना है तो मेल के बराबर फीमेल को लाना होगा। और इस प्रोटेक्शंस को कि हर जगह सुरक्षा गार्ड लगा देंगे, उसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप बराबर संख्या में वर्क प्लेस में महिलाओं को भी उतने ही कर दीजिए जितने मेल हैं, आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वर्क प्लेस पर पुरुष ज़्यादा है, महिला कम है, तो सुरक्षा की ज़रूरत हर जगह है, चाहे वो सेना हो, चाहे पुलिस स्टेशन ही खुद क्यों ना हो। तो महिला और पुरुष की संख्या को बराबर करना है, एम्प्लॉयमेंट महिलाओं का बढ़ाना है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देश को आगे ले जाना है, तो अब महिलाओं को प्रायोरिटी देनी होगी। और महिला को जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देश में मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। और ये बात हर किसी मेल को अब समझना चाहिए। वो दिन आने वाला है कि जब हर मेल ये कहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी वाइफ जो है आईएएस है, मेरी वाइफ प्रोफेसर है, मेरी वाइफ जो है बैंक में पीओ है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो वो टाइम अब इंडिया में आने वाला है, क्योंकि विकसित देश हम तभी बनेंगे जब महिला भी वर्क प्लेस पर पुरुष से ज़्यादा वर्किंग रेशियो होगा। तो यहाँ तक आपने जान लिया। अब जीडीपी के बारे में बता दिया कि जीडीपी क्या होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत ढेर सारे देश गरीब हैं। पर कैपिटा इनकम से अगर हम गरीबी को मेजर करें तो सियरा लियोन, बुरुंडी सबका बहुत कम है, भूटान, ये सब बहुत लोएस्ट लेवल पे पर कैपिटा इनकम है। तो ये सारे गरीब हैं। बट पर कैपिटा इनकम तो एवरेज इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी है ना, एवरेज, एक का ज़्यादा एक का कम, एवरेज बता दिया ये है। लेकिन रियल पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए अगर इंडिया में ही हम बात करें
तो अलग अलग शहरों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इंडिया में 35 पॉवर्टी लाइन इंडेक्स बनाए जाने चाहिए, मेट्रोपोलियन सिटी का अलग से। ऐसे हम मान लें कि 100 रुपया जो नहीं कमाता वो गरीब है, तो 100 रुपया तो दिल्ली में इनफ नहीं, बॉम्बे में इनफ नहीं, गांव के लिए 100 रुपया पर्याप्त है, वहाँ पे उनको खाना मिल जाएगा दोनों टाइम में 100 रुपये में। तो एक इंडिकेटर जो है पॉवर्टी का पूरे देश में लागू करना ठीक नहीं है। पॉवर्टी इंडिकेटर्स जो हैं अलग अलग स्टेट अलग अलग शहरों के अलग बनाए जाएं और उस हिसाब से वहाँ की गरीबी का आकलन किया जाए, नीड ऑफ रिक्वायरमेंट को मेजर किया जाए, तभी ये सही इंडिकेटर बन सकता है। तो कल की क्लास में मैंने जितनी चीज़ें छोड़ दी थी, आज की क्लास में मैंने वो डिलीवरी कर दी। और यूपीएससी जो भी नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछती है प्री या मेंस में, इससे बाहर कुछ नहीं आता। इसलिए पढ़ने का तरीका बदल लो, कम पढ़ो अधिक जानो, यही ट्रेंड आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और अधिक पढ़कर कुछ न जानो, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। दिन रात हम पढ़ते रहें फिर भी उससे कोई आउटपुट गेन नहीं होता। ठीक है, ओके, धन्यवाद।